हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हमारे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हैं मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स होते हैं कि जब एक प्रोपोर्शन में किसी जब फैक्टर्स लगाए जाते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम समझेंगे, हमने जैसे समझे थे इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। व्हाट इज इट? मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी भी पर्टिकुलर एक क्वांटिटी में पर्टिकुलर फैक्टर का प्रोडक्शन कांस्टेंट कब रहता है? जब अदर फैक्टर जो रहते हैं वो इंक्रीज हो जाए और उसी तरीके से आपका जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो जाए, और इस टेंडेंसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, मार्शल कहते हैं एन इंक्रीज ऑफ labor and capital generally to improve organization which increase the efficiency of the work of labor and capital। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कोई भी फैक्टर है, जब भी अदर फैक्टर्स को बढ़ाया जाएगा तो आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। Explanation of the law of increasing return with the help of example and diagram। Explanation देखेंगे। Under the state of application of law of increasing returns, the uses of additional unit of factor of production bring out। तो कितनी एडिशनल यूनिट कितनी यूजेस होंगे? इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट होगा। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। थर्ड इज ब्रिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल। हम इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक को दोनों को ही लार्ज स्केल पर लेकर जा सकते हैं, उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ कांस्टेंट एंड इंडिविजिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इससे क्या इंश्योर होता है? किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक बेस्ट यूज। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि ये यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5, इनकी अकॉर्डिंगली पढ़ती गई। टोटल आउटपुट क्या हुआ है इसका? पहले 1 था तो इसका आउटपुट था 10, जब 2 हुए तो इसका आउटपुट हो गया 25, 3 में 47, 4 में 77 एंड 5th इज 112 आउटपुट हुआ। तो मार्जिनल आउटपुट क्या हुआ? मार्जिनल आउटपुट हम कैसे निकालेंगे? टोटल आउटपुट माइनस जो आपका पिछला लास्ट आउटपुट। ओके, सो इस तरीके से हमारा मार्जिनल निकल गया और इसी तरीके से हमारा आउटपुट निकल गया। आउटपुट कैसे निकालेंगे? टोटल में से हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे। कंडीशन कॉजेस क्या हैं इसके? ऑपरेशन ऑफ लॉ इंक्रीजिंग रिटर्न्स को ऑपरेट करने के लिए क्या कारण है? फर्स्ट इज इंडिविजुअलिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Individuality of production, according to Mrs. Joan Robinson, the main cause of operation of law of increasing return in the indivisibility of factor of production. By indivisibility, we means that the factor cannot often be divided in small unit. Land, machine, equipment, and managers are indivisible. इनको easily change नहीं किया सकता to be certain extent. This can be illustrated by an example। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको इजीली बदला नहीं जा सकता है, तो हम अदर फैक्टर्स को चेंज करते हैं हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सेकेंड इज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फैक्टर। एक एडिक्वेट सप्लाई होती है, एक तरीके की सप्लाई होती है किसी भी फैक्टर्स की। इंटरनल इकोनॉमिक्स, हम अपनी इंटरनल इकोनॉमिक्स को ईजिली बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम इसको ऑपरेट करते हैं। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड वेस्ट, यूज ऑफ लेटेस्ट एंड मॉडर्न मशीनरी एंड प्लांट। हम मतलब क्यों चीज़ें चेंज करते हैं? ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस ऑफ एक्सपर्ट, परचेजिंग रॉ मटेरियल, पावर लेबर एक्सेट्रा एट चीपर रेट,
borrowing fund for long time at cheaper rate of interest, and last is spending sizable amount and advertisement and publicity etc. एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल, ये हमारे इंटरनल थे एंड एक हमारा हो जाता है एक्सटर्नल के लिए हम इसे ऑपरेट करते हैं। स्कोप अगर देखे जाएं कि क्या स्कोप है इंक्रीजिंग रिटर्न के, सो यहाँ पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न विल ऑपरेट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है वो ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर जो मैन मतलब एक रोल ऑफ मैन है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, देन नेचर का रोल इतना नहीं रहता है जितना मैन का रहता है, बट दिस व्यू इज़ नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल सही नहीं है। द ऑपरेशन ऑफ द लॉ इज़ नॉट ड्यू टू dominant role of man only, but certain other factors also influence which have been discussed above. The law of increasing return applies to each sector so long as the ideal proportion of factor of production exists there. अब आते हैं हम हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ये सेकंड नंबर का रिटर्न है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। सो कांस्टेंट रिटर्न में क्या हो रहा है कि ना इनका आउटपुट बढ़ रहा है और ना ही इनपुट बढ़ रहा है और ना ही आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति किस एग्जाम्पल में अगर हम समझें तो 4 मशीन है, वो 400 और 400 वर्कर हैं। ठीक है, 4 मशीन और 400 वर्कर्स हैं। मिल की ज़रूरत है 1000 यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, और कमोडिटी एंड द कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज़, और उस कमोडिटी का कॉस्ट कितना होगा 5 रुपीज़। इफ़ द प्रोडक्शन कंटिन्यू, अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है, एक ही तरीके से अगर यही प्रोडक्शन होता रहा, मतलब 4 मशीन लगी, 400 लेबर लगे और 1000 प्रोडक्ट बनते गए, तो 100 एडिशनल यूनिट ऑफ सच कमोडिटी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 मशीन एंड 400 वर्कर्स। तो अगर 1000 कमोडिटीज़ हमें और चाहिए तो इतने ही लेबर लगेंगे हमें। Importance of law of constant return. The law of constant return is important in the sense that its operation is an enterprise, represent an ideal or optimum combination of various factor of production. ये एक ऑप्टिमम यूज़ के लिए होता है। थर्ड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होगा, देखिए जब भी हम किसी चीज़ की यूज़ काफ़ी ज़्यादा करने लगते हैं, एक हद से ज़्यादा उस चीज़ का यूज़ होने लगता है, तो उसका एक हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। लाइक जिस तरीके से हम अगर एक कंपनी है उसमें लेबर फिल करते जाएंगे, मतलब नहीं है ज़रूरत अगर तब भी हम उन्हें लेबर का यूज़ करते जाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, इसी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्या होगा, आपकी 1 यूनिट 1 लेबर लगता है। ठीक है, ओके, फिर सेकंड जब यूनिट बनी तो 1 लेबर और बढ़ गया, तो जो आपका आउटपुट है, मतलब यहाँ पर जो आउटपुट है वो 2 हो गया। वैसे अगर 3 बना तो यहाँ फिर 1 लेबर बढ़ गया तो 3 हो गया, 4 हुआ तो फिर 1 लेबर बढ़ गया और यहाँ पे 4 आउटपुट हो गया आपका। लेकिन क्या हुआ, जब आपका 5 आया तो जो आपका आउटपुट, मतलब जो आपका इनपुट एक और बढ़ा, लेकिन आपका आउटपुट सेम ही रहा, कोई उसमें चेंज नहीं आया, मतलब आपका जो आउटपुट रहा वो 0 रहा। और उसी तरीके से क्या हुआ, जब 6th नंबर का लेबर आया तो आपका जो रिटर्न है वो डिमिनिश होने लगा, मतलब वहाँ पर काम नहीं हो रहा था, बातें हो रही थी ज़्यादा। ठीक है, तो वो जो आपका रिटर्न है वो 4 हो गया नीचे गिरकर। इसी तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिश को हम आगे भी समझेंगे। मार्शल कहते हैं एन इंक्रीज इन कैपिटल एंड लेबर अप्लाइड इन द कल्टिवेशन ऑफ लैंड causes in general less than proportionate increase in the amount of produced raised unless it happen to coincide with an improvement in the art of agriculture
और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ज़्यादातर एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ठीक है। नंबर ऑफ लेबर 1, जब 1 लेबर थे तो टोटल आउटपुट 100 था। 2 हुए तो 250 हो गया, 3 हुआ तो 370 एंड 4 हुआ तो 470 बढ़कर हो गया एंड 5th 520। अब यहाँ क्या हुआ, जब 6th वाला एंटर किया, 6th लेबर आया तो यहाँ पर जो आउटपुट था वो कम हो गया, ठीक है। और 7th आया तो आउटपुट और ज़्यादा कम हो गया, मतलब कांस्टेंट रहा। और इसी तरीके से जब लेबर बढ़ते जाएंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसी तरीके से मार्जिनल आउटपुट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब ये डिमिनिश में चला जाएगा, मतलब कि जो ग्राफ है जैसे यहाँ पे है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जब ये कम हुआ तो एक टाइम आएगा यहाँ पे कि जब ये डिमिनिश होने लगेगा, लाइक दिस, ऐसे बढ़ा और फिर धीरे धीरे ये कम हो रहा है। रीज़न क्या है इस लॉ को ऑपरेट करने का? तो फर्स्ट इज डिस्टर्बेंस ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ठीक है। डिस्टर्बेंस किस तरीके से, ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन is reached when the available factor resources are being put to their best possible use. In other words, the combination of the fixed factor and the variable factor must be in the best proportion. If this combination is disturbed, every additional dose of a variable factor will bring in less than proportionate return. So यहाँ पर क्या होता है, जब एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाकर रख दें। सेकंड इज फैक्टर आर लिमिटेड, तो फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। किस तरीके से लिमिटेड है, अगर आपके पास एक लैंड है, ठीक है, तो वो आपके पास लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास अनलिमिटेड है, ठीक है। हर किसी की आप लैंड नहीं ले सकते हो। थर्ड इज लैक ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, तो परफेक्ट सब्सटीट्यूशन का भी कमी है। और इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, सो इंडिविजिबिलिटी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। रीज़न क्या है, रीज़न एग्रीकल्चर में इसको ऑपरेट करने के क्या है। क्या होता है कि सॉइल की जब बार बार हार्वेस्टिंग होती है, कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है, तो सॉइल जो होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, तो वो डिमिनिश, मतलब कि फिर एक टाइम आता है कि वो जो रिटर्न्स हैं वो कम देने लगती है। लैंड वेरी करती है, कुछ लैंड्स बहुत फर्टाइल होती हैं और कुछ बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती हैं। थर्ड इज़ लैंड जो है एक नेचर गिफ्ट है, तो ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, फिक्स्ड क्वांटिटी में है, ठीक है। फोर्थ इज़ द एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंजॉय बाय इंडस्ट्री आर एब्सेंट इन एग्रीकल्चर। सो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, इंडस्ट्री इसको एंजॉय कर सकती है लेकिन एग्रीकल्चर में ये चीज़ नहीं आती है। एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन नेचर फॉर रेनफॉल, एग्रीकल्चर मैन रोल ऑफ मैन में नहीं डिपेंड करता है, वो ज़्यादातर ही नेचर में ही डिपेंड करता है। या तो फिर वो रेनफॉल हो गया, क्लाइमेट हो गया, हीट हो गया। सही तरीके से अगर बारिश नहीं होगी तो आपकी जो फसल है वो अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्लाइमेट सही नहीं रहेगा, हीट सही नहीं रहेगी, तो जो आप चाहते हैं वो आपका रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।